My name is Muskan and you are watching Knowledge Course. So today in this video we are going to see the people development and environment में हम देखेंगे environment protection acts, different जो acts हैं 1972 से लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर जो आपके प्रेजेंट टाइम तक के एक्ट हैं ब्रीफ में हम देखेंगे और देखेंगे कि जो हिस्ट्री क्या रही है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की या फिर environmental awareness की in ancient time also, right? So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. आवर नेचर, तो हम एंशियंट टाइम से क्या सुनते आए हैं कि हमारा धर्म है कि हम अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसको जो है वो प्रिजर्व करें, राइट, कंजर्व करें. पीपल हैव ऑलवेज वर्शिप द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर. हमने देखा है कि लोग जो है वो हमेशा पूजा करते हैं. जैसे ट्रीज़ है तो वो भी नेचर का पार्ट है, उसको जो है पीपल के पेड़ को लोग पूजते हैं. या फिर कोई रिवर है, जैसे गंगा रिवर है, नेचर का पार्ट है, उसको पूजते हैं. तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट को जो है आप अगर देखेंगे तो इंडिया में जो है वो मेनली जो है वो पूजा जाता है. ट्रीज, वाटर, लैंड, एनिमल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट मेंशन इन आवर एंशियंट टेक्स्ट. जैसे गाय को काफ़ी इंपॉर्टेंट दी जाती है, माता की उपाधि दी गई है, राइट. द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पीरियड बिटवीन 321 BC एंड 300 BC. तो देखिए 321 BC और 300 BC से जो है एक टेक्स्ट में देखने को मिलता है कि इंडिया कितना ज़्यादा जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के केस में जो है वो आगे है, राइट. In Kautilya Arthashastra, a lot of importance has been laid on environmental protection and clear punishment have been prescribed on the basis of offense अगर कोई करेगा एक पर्टिकुलर ट्री को, राइट. तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बताया गया है, कहते हैं, आपने जैसे इतना याद रखना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन कहाँ है. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई ट्री को जो है नुकसान पहुँचाएगा तो उसके साथ क्या होगा, राइट. पनिशमेंट इज़ देयर. नाउ दूसरे केस में आती हैं हम मनुस्मृति, राइट. मेंशन द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नेचर. तो मनुस्मृति में क्या बोला है आपने, रिसोर्सेज का जितना आपको ज़रूरत है आपने इतना ही यूज़ करना है उसको, राइट. और उसमें जो है वो प्रिस्क्राइब की है पनिशमेंट्स भी, राइट, जो कि प्लांट को जो है वो इंजरी प्रोवाइड करेगा, उसको भी मनुस्मृति में पनिशमेंट का जो है वो प्रोविजन है. ऋग्वेदा इट इज़ मेंशन दैट देयर आर 5 एलिमेंट्स, FIVE है, ये VE आया है सिर्फ, इसमें 5 एलिमेंट्स दैट गिव लाइफ इट्स बेसिस अर्थ लाइफ एंड दीज एलिमेंट्स आर अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर. तो हमें ये समझना चाहिए कि जो पहले से जब हमारे वेदास में भी मेंशन है, ऋग्वेदा में, कि जो ये अर्थ, पानी और आपके स्पेस है, इन्हीं से लाइफ पॉसिबल है, तो हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए. नाउ द ऋग्वेदा ऑल्सो रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोएक्टिव लेयर विच वी नो नाउ नोन एज ओजोन लेयर. तो इसमें जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की बात भी की थी ऋग्वेदा में, जिसको हम आज प्रोटेक्टिव लेयर की तरह देखते हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट जो हार्मफुल रेज हैं उनको, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है. नाउ कमिंग टू यजुर्वेदा. यजुर्वेदा में इट इज़ मेंशन दैट याजना इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑफरिंग butter and rewood into the fire so that it mix with the atmosphere and makes the environment free from impurities. अब जो यजुर्वेदा में क्या बताया गया है, जो हम जो है वो यज्ञ करते हैं, राइट, उसमें हम जो है वो घी डालते हैं और जो लकड़ी, उसमें स्पेशल लकड़ी हम यूज़ करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि हवन करने से हमारे आसपास की जो इम्प्योरिटीज़ है वो कम हो जाती है, राइट. इट ऑल्सो टॉक अबाउट कीपिंग द स्काई क्लीन एंड अबाउट पेइंग टू वाटर बॉडीज़ एज दे सस्टेन लाइफ, राइट. ये बताता है कि आपको स्काई को क्लीन रखना है, अपने आसपास जो है जो आपके जीव जंतु है उनको जो है पानी देते रहना है. यजुर्वेदा में जो है ये सारी चीज़ें हैं, राइट. देन कमिंग टू सामवेदा. जो सामवेदा है, like all other Vedas, also recognize the importance of maintaining the seasons cycles, which are likely to get already altered due to climate change, owing to inappropriate human actions. In the Atharva Veda, there is a clear concept of given and take.
which means that one can take from the earth and atmosphere only so much as would give back to them. तो सामवेदा में क्या कहा गया है, जैसे कि दूसरे वेदास में जो इम्पोर्टेंस दी गई है जो है आपके एनवायरनमेंट को, तो ये बोलता है कि हमें मेंटेन करनी चाहिए सीजन्स, राइट। जैसे विंटर सीजन हो गया, मतलब समर सीजन हो गया, जो वाटर साइकिल्स है उनको मेंटेन करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज जो है, अप्रोप्रिएट एक्शंस जो है ह्यूमन को लेने चाहिए। अथर्ववेदा में ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आप जो है अर्थ से कुछ ले रहे हो, राइट, एनवायरनमेंट से कुछ ले रहे हो, तो आपको वापस भी देना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग, राइट। Now, environment and wildlife protection are under concurrent list of Constitution with the help of Fundamental Right Part 3 Directive Principles of State Policy DPSP, जिसको कहते हैं हम Part 4 and Fundamental Duties जो हमारी है, right. 4A, most of the environmental regulation and enactment have been exercised. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं जिसको ह्यूमन राइट्स को भी मिले हैं कि आप भी प्रोटेक्ट करिए, आपकी ड्यूटी बनती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब कि स्टेट के पास, स्टेट भी इसके ऊपर जो है वो काम कर सकता है और सेंटर भी। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 21, 14 एंड 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have been used to assure the citizen of India the right to have a healthy environment. Supreme Court first time directed this in Dehradun querying case of 1988, Article 48A of the PSP state that state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. तो 48A जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें जो है स्टेट को बोला गया है आपने जो है एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, राइट। इवन आर्टिकल जो 47 है वो फोकस करता है इम्प्रूविंग आपके पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। आर्टिकल 48 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस करता है। देन कमिंग टू डायरेक्ट अबाउट अ हेल्थ एनवायरनमेंट इन एन implicit manner under the fundamental duties clause to Article 51 Indian Constitution clearly state that it shall be duty of every citizen of India to protect and improve natural environment including forest, lake, rivers and etc. तो 51A को आपने याद रखना है, ये जो है ह्यूमन को राइट दिए गए हैं, कि राइट नहीं है, एक्चुअली ड्यूटी है कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। राइट तो आपको दिया गया है कि हेल्दी एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा, दैट इज़ योर राइट, बट 51A में ये बात कही गई कि आपकी ड्यूटी भी है टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। नाउ कमिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था। फंडामेंटली ये प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, राइट। द वाटर प्रिवेंशन एक्ट आया था 1974 में, अमेंडमेंट हुई थी 1988 में। इसमें यह था कि ये प्रिवेंट करे कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन केस आया था 1977 में टू जो इट वॉज अ काइंड ऑफ केस इन इंडस्ट्रियल बॉडीज़, राइट, जो कि विदाउट अनट्रीटेड जो चीज़ें हैं वो वाटर में डाल देती थी, तो उनके लिए था ये। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था 1980 में, राइट। फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1927। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, लेकिन पहला जो फॉरेस्ट एक्ट है वो कब बनाया गया था, 1927 में। deliberated by the Forest Advisory Committee under MOE, Ministry of Education, और आपका CC, right, Carbon Credit. Now the air prevention and control of pollution आप देखेंगे, control of pollution आप देखेंगे, तो ये एक्ट आया था 1981 में, अमेंडमेंट 1987 में हुई थी। ये प्रिवेंट करता है एयर पॉल्यूशन को, राइट। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, ये आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके बाद, राइट। एंड इट इज़ फॉर्मुलेटेड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके कुछ एक्ट है, एनवायरमेंटल एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको याद रखने हैं कि कब कब आए थे, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इनके नाम बता देंगे, किसके लिए, एयर वाला एयर के लिए होगा, वाटर वाला वाटर के लिए होगा, और जो है वो वाइल्ड लाइफ वाला वाइल्ड लाइफ के लिए होगा। तो वाइल्ड लाइफ वाला कब आया था, 1972 में आया था आपका, राइट।
और वाटर प्रिवेंशन कब आया था? 1974 में आया था। फिर उसके बाद 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया था, एयर कंजर्वेशन 1981 में, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। नाउ कमिंग टू कोस्टल रेगुलेशन जोन, राइट, जो कोस्टल एरिया है अब उनको भी तो प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए आया था एक्ट 1991 में। इट गवर्न्स द ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्लोज टू कोस्टल लाइन एरिया framed under EPA Environment Protection Act 1986 and later modified in 2011 और 2018 में इसको मॉडिफाई किया गया लिटिल बिट। नाउ कमिंग टू नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटीज़ एक्ट 1997, ये प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट अथॉरिटी फॉर हियरिंग अपील्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है फॉरेस्ट को काट के बनाए जा रहे हैं, राइट, तो उसको जो है प्रोहिबिट करता है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज एज रूल 1999 अमेंडमेंट इन 2003। तो जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो भी देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट उसको डिग्रेड नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी रूल आया था 1999 में, जो कि अमेंड हुआ 2003 में अंडर EPA यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये रेगुलेट करे, मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज़ करे और रिसाइकल हो प्लास्टिक बैग्स, राइट। हिमाचल प्रदेश में भी प्लास्टिक बैग जो है वो काफ़ी बैन ही हो गए हैं अब तो, राइट, अब कोई नहीं उठाता, और दूसरे जो बैग्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन प्लास्टिक आपको पता ही आता तो है ही कई सारी चीज़ों के साथ। देन कमिंग टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। तो आपको पता है कि जो ओजोन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, राइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें UV रेज से 7% जो सन की जो रेज है वो उसको ऑब्जर्व करती है, UV रेज, राइट। नाउ कमिंग टू 7% UV रेज आती हैं जो कि ओजोन लेयर जो है आपकी एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो उसमें देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, राइट। Now see the amendment in 2014 under the jurisdiction of APA 1986, which is to regulate the emission of ozone depleting substance in line with Montreal Protocol. Now coming to 1999 में अगर आप देखें तो जो एनवायरमेंट सीटिंग फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रूल्स हैं 1919 प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट साइट सिलेक्शन सो दैट नॉट बी क्रिएटेड एनी एनवायरमेंटल हैजर्ड। जो आपके रूल 1999 में है उसमें ये है कि इंडस्ट्री अगर आपने एस्टेब्लिश करनी है तो यू हैव टू सी द प्रॉपर साइट। ऐसे नहीं कि आप सी के पास कर रहे हो, राइट, या फिर कहीं ऐसी फर्टाइल लैंड में कर रहे हो, यू हैव टू सी अ प्रॉपर साइट, राइट, वो है इसमें। देन कमिंग टू 2001 का जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है ये प्रमोट करता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी इन इंडिया, राइट, एफिशिएंट जो है यूज़ हो एनर्जी इंडिया में। 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ CBD, राइट, एंड टू प्रोटेक्ट जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम अनलॉफुल यूजेस। जो जीन्स हैं आपके, चाहे वो एनिमल्स के हैं चाहे किसी और के हैं, मेनली स्पीशीज़ के हैं, डाइवर्स स्पीशीज़ के, तो उनका जो है एक लॉफुल यूज़ हो, राइट। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट है तो वो 2002 में आया था, वो आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू scheduled ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers रिकॉग्निजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं आपको पता है ये अपने कल्चर से आज भी कितने ज़्यादा इंटैक्ट हैं और काफ़ी एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं और काफ़ी एनवायरनमेंट को बचाते हैं, तो इनके लिए एक रिकॉग्निजेशन राइट एक्ट 2006 आया था। इट denies the right of the tribe and forest dwellers in line with the 73rd amendment of the constitution, which empower the Gram Sabha to govern community forest। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट ये चला सकते हैं। द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स CWH been formed under FRA Ministry of Tribal Affairs is the nodal agency। तो अपने जो शेड्यूल ट्राइब्स है, राइट, उनके फॉरेस्ट को बचाने के लिए ग्राम सभा जो है एक कमेटी बना सकती है कम्युनिटी फॉरेस्ट, तो उसको वो गवर्न करेगी। तो इस तरह का ये कुछ एक्ट है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006 विद दिस अमेंडमेंट।
The Wildlife Crime Control Bureau has been established to control crime against endangered species. जो वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसको एस्टैब्लिश किया गया, जो एंडेंजर स्पीशीज़ है यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने वाली, जिनकी संख्या काफ़ी कम रह गई है। तो लोग जो क्या करते हैं अपने यूज़ के लिए एनिमल्स को मारते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, तो उसके लिए बनाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, जिसको एनजीटी भी कहते हैं। तो ये एनवायरनमेंट डैमेज रिलेटेड केसेस को देखता है। वेटलैंड, जिसको रमसार कन्वेंशन भी कहते हैं, राइट। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 में आया था, प्रोहिबिट्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन वेटलैंड एरिया अंडर रमसार कन्वेंशन 1972, अमेंडमेंट इन 2017। तो ये 2010 में आया था, अमेंडमेंट कब हुई इसमें? 2017 में। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अगर आप देखें, रूल्स 2011 नोटिस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। These rules recognize the producer liability for recycling and reducing e-waste in a country। जो प्रोड्यूस कर रहा है ई मटेरियल, राइट, अब ये उसी की लाइबिलिटी बनती है उसको जो है वो रिसाइकल करे, राइट। ये ई वेस्ट रूल 2011 के अकॉर्डिंग है। द नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, ये 2010 में आया था। इट इंटैक्ट रूल टू लिमिट कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन बाय डायरेक्टिंग द स्टैंडर्ड लेवल टू बी एडहर्ड। अब ये क्या है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल जो आपका एक्ट है, ये आया था 2010 में। इसमें ये था कि 10 बजे के बाद जो है आप लाउडली जो स्पीकर है वो नहीं यूज़ कर सकते पब्लिक एरिया में, राइट, और बिग सिटीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी बिल 2013 में आया था। इट एम्स टू प्रोटेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म एंड फ्लोरा एंड फौना अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में आया था। इसका काम था कि सेफ़र एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था 2009 में, विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोडल एजेंसी है इसकी। और बायो वेस्ट जो फ्यूल जनरेशन है वो इस पे काम करती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम द एक्ट लेजिस्लेशन, वेरियस रूल्स लाइक बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1988, हज़ार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हो गया आपका, राइट, 2008, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गया 2011, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016। सो ये सारे जो है वो इम्प्लीमेंट हुए कुछ प्रोग्राम्स, राइट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ कमिंग टू एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर था। इट वाज लॉन्च्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टाइगर अंडर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर जो है इसको जो है रखा गया, राइट, कि एनवायरनमेंट को जो है ये टाइगर को जो है ये प्रोटेक्ट करेगा। देन प्रोजेक्ट वन हॉर्न्ड राइनो विजन 2020 आया, when with the help of the Assam Forest Department, Bodo Council, Bodo वहाँ की लैंग्वेज है ये, increase the rhino population to 3,000 by 2020 and distribute the Mover 7 protected area for conservation supported by WWF यानी कि वर्ल्ड आपके जो वाइल्ड लाइफ फंड है, तो वहाँ से इनको फंड मिलता था। प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये डिपार्टमेंट ऑफ बोडो काउंसिल जो कि असम में है उनका था कि 3,000 हमें कम से कम राइनोज करने हैं 2020 तक। नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट सी टॉटर लॉन्च्ड इन 1999 विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, and currently implemented by Wildlife Institute of India. This aims to protect the site of Oliver Riddle turtles in all coastal states of India, especially Odisha में, राइट। ओडिशा में देखें तो एनिमल्स के प्रति लोग काफ़ी सेंसिटिव है, राइट। नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट एलिफेंट की जब हम बात करते हैं, ये 1992 में आया टू प्रोवाइड टेक्निकल हैबिटेट रिलेटेड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू 13 एलिफेंट इनहिबिटिंग स्टेट्स इन इंडिया। आपको पता है जो एलिफेंट के ऊपर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान दे रहे हैं जानवरों के प्रति, राइट, एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च 2009 में, राइट, और स्नो की जगह, स्नो लेपर्ड की जगह देखिए कौन सी इमेज लगा रही है, अब इसको इग्नोर करें। प्रोजेक्ट जो स्नो लेपर्ड है लॉन्च्ड 2009 में टू प्रोटेक्ट इट्स हैबिटेट विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड टेक्निकल सपोर्ट बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम वेयर इट्स इनहैबिटेड। स्नो लेपर्ड आपको पता है काफ़ी हाई माउंटेन्स एरिया में रहते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2009 में जो है ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट
आपने याद रखने हैं कि मेनली ये एनिमल से रिलेटेड है, जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर है जो आया था, राइट। फिर आपका जो है प्रोजेक्ट राइनो आया, प्रोजेक्ट जो है वो टर्टल लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में, और 2009 में स्नो लेपर्ड वाला आया, राइट। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब कौन कौन से प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। पहला है आपका पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, पीपी, ट्रिपल पी इसको कहते हैं, राइट। Polluter pays principle state that if measures are adopted to reduce pollution, the cost should be borne by polluters. तो जो प्रिंसिपल पे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर जो है पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम कुछ मेजर्स ले रहे हैं, राइट, तो उसका जो कॉस्ट है वो किसको देना चाहिए, जो पॉल्यूशन फैला रहा है। पॉल्यूटर्स माने जो पॉल्यूशन फैला रहा है। The essential concern of this principle is that polluters should bear the cost of abatement without subsidy. उसी को उसका जो कॉस्ट है वो देना पड़ेगा। अगर कोई पॉल्यूशन फैला रहा है तो उसका कॉस्ट भी उसी को देना होगा। यूजर पेज प्रिंसिपल, यूपीपी, this is considered a part of the PP. The principle state that all resources users should pay for the full long run marginal cost of use of resources and related services, including any associated treatment cost. It is applied when resources are being used and consumed. तो जब रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो तभी आपको जो है वो कॉस्ट भी देनी चाहिए उसका, राइट, कि उसको किस तरह से जो है वो अगर उसको किस तरह से ट्रीट करना है, राइट, ट्रीटमेंट के लिए ये इंडिविजुअल लेवल पे है, राइट। नाउ कमिंग टू द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, द मेन एम ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज टू एंश्योर दैट the substance or activity posing threat to environment is prevented from adversely affecting the environment. It applies even if there is no conclusive cynic proof of linking the particular substance or activity to the environment damage. अब आपके प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में क्या आता है, राइट, जो मेन एम होता है वो होता है कि प्रिकॉशंस लें आप पहले, राइट, आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। आप कोई दूसरी प्लास्टिक की जगह आप दूसरी थैली भी तो यूज़ कर सकते हैं बैग की, राइट, तो ये प्रिकॉशंस लेना मेनली उसमें बताया गया है। नाउ ये आपका यहाँ तक हो गया डैमेज टू एनवायरनमेंट, कॉमन बट डायरेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, CBDR है ये जो आपका। It is a principle within the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC के अंदर है ये, that acknowledge the direct capabilities and differing responsibility of individual countries in addressing climate change. CBDR is adopted in Rio Summit 1992 so that the developing and underdeveloped countries can be exempted from binding targets under Kyoto Protocol, Clean Development Mechanism, CDM. तो जो देखिए आपका जो CBDR है, राइट, आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ है ये, राइट, डिफरेंशिएटिव है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपको पता है UNFCCC के अंडर है, जो एक्नॉलेज करता है कि डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो हर इंडिविजुअल है, हर कंट्री का, उसको क्लाइमेट को एड्रेस करना चाहिए, राइट, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, राइट, तो उसको अपने तौर पर, राइट, अपने लेवल पर एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये CBDR कहाँ पे अडॉप्ट किया गया, रियो समिट जो कि 1992 में हुई थी वहाँ पे। अब ये जो है अडॉप्ट क्यों किया गया, ताकि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं इनको जो है जो बाइंडिंग टारगेट है क्योटो प्रोटोकॉल से, इनको जो है एग्जेम्प्ट किया जाए, और CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये इसमें नीचे वाली स्लाइड में आना था। CDM जो है आपका
is an arrangement under the Kyoto Protocol which allows industrialized countries with a greenhouse gas reduction commitment to invest in projects that reduce greenhouse gas emission in developing countries. तो जो CDM है ये एक एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, उसका पार्ट है ये, जिसमें जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, राइट, उनको ऐसे प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस को जो है वो कम करें. दैट इज़ योर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर है. नाउ कमिंग टू कार्बन ट्रेडिंग. जो कार्बन ट्रेडिंग है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एमिशन ट्रेडिंग भी इसको कहते हैं. इट इज़ अ मार्केट बेस्ड टूल टू लिमिट GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस को लिमिट करने के लिए है ये. It allows countries that have emission unit to spare emission permitted them but not used to sell this excess capacity to countries that are over their target. This help poor countries get economic benefits by selling their emission to rich countries. अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल कंट्रीज़ है वो अपना एमिशन जो है रिच कंट्रीज़ को जो है बेच देती हैं, राइट, और वो उनसे पैसे लेती हैं, तो उससे उनका इकोनॉमिक बेनिफिट होता है. विद द फाइनेंशियल हेल्प दे कैन इंट्रोड्यूस न्यू एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी इन देयर ओन कंट्री. तो वो फिर जो है वो क्या नाम कहते हैं, तो जो पैसा आएगा उससे जो है वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो है वो कोई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं. तो इसका मतलब ये कि जो स्मॉल कंट्रीज़ है वो रिच कंट्री को अपना एमिशन बेचेगी, रिच कंट्री उनको पैसा देगी, तो जो स्मॉल कंट्रीज़ है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी वो अपनी कंट्रीज़ में लगाएगी और GHG को जो है वो कम करेगी. So that's all about today. I hope you people will like, share and subscribe the channel. Don't forget to comment below in the comment section. So that's all for today. Bye and take care and thanks for watching.